यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। तो इसमें इसका पहला यूज लिखेंगे, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स are used as shaving mirrors to see a large image of the face. To see a large image of the face. Large image of the face. Second use इसका लिखें, concave mirrors are used by dentists to see the large images of the teeth of patients. To see the large images of the teeth of patients. पेशेंट्स के जो टीथ होते हैं उनकी थोड़ी लार्ज इमेज, ताकि देख सकें कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर कैविटी है। तो डेंटिस्ट भी उसको यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करा जाता है? क्योंकि कॉन्केव मिरर में हम कभी भी आप ये देखेंगे कि जब कोई डेंटिस्ट दांतों में कुछ भी कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रहा है, तो वो आपके चेहरे के पास ही तो रहेगा, है ना। तो वो उसके माथे पर यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है इस तरीके से, तो वो बिल्कुल चेहरे के पास आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मिरर में, वो जो मिरर है उस मिरर में और आपके दांत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी कि क्या है कि मिरर तो क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, और जो आपका दांत है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उस टाइम, वो उसको आगे पीछे अपनी चेयर को एडजस्ट करता है, मिरर को आगे पीछे एडजस्ट करता है। मतलब करता क्या है, वो चाहता है कि जो टीथ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ जाए। क्योंकि पहला ही केस ऐसा होता है कॉन्केव मिरर में जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट इमेज का बनना भी ज़रूरी है, इरेक्ट इमेज का बनना भी ज़रूरी है। क्यों? पता चला दांत तो सीधा है, उसको दिखाई दे रहा है उल्टा, इन्वर्टेड बन गया अगर, है ना, तो वो करेगा कहीं कुछ, हो जाएगा कहीं और कुछ। ठीक है, तो इस वजह से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का बनना ज़रूरी होता है। इसी तरह से जो शेविंग मिरर्स होते हैं, तो शेविंग मिरर एक तो वैसे भी होते हैं शेविंग मिरर, प्लेन मिरर भी होते हैं। तो प्लेन मिरर तो थोड़े बड़े हो गए। तो जनरली जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, जैसे खास तौर पर जो मिलिट्री पर्सन्स हो गए, तो उनके लिए शेविंग करना बड़ा ज़रूरी होता है, रोज़ ही शेविंग करनी होती है। तो उन लोगों के पास जो उनकी शेविंग किट होती है उसमें छोटा सा मिरर होता है, तो वो कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर इस वजह से क्योंकि उनका पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनका पूरा जो लुक है वो डेली देखा जाता है, वो उसकी ड्रिल में शामिल होता है। तो ड्रिलिंग में ये शामिल होता है कि भाई आपकी शेव चाहे बड़ी हो चाहे नहीं बड़ी हो, आपको डेली शेविंग करनी ही करनी है। तो उसमें भी चेक करते हैं जो ऑफिसर्स हैं कि प्रॉपर्ली कैडेट्स ने शेविंग करी है या नहीं करी। तो वो जो खास तौर पर वो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं कि कहीं पर जरा सा भी कुछ रह ना जाए, बिल्कुल क्लीन होने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि चेहरा तो छोटा है लेकिन उसमें दिखाई दे रहा है बड़ा, तो ढंग से आप शेविंग कर सकते हैं। मेकअप मिरर की तरह भी इसको यूज़ करा जाता है कॉन्केव मिरर को। ठीक है, तो यही दो इसके जो मेन यूजेस हैं कि जहाँ पर हमको छोटी इमेज को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है, वहाँ पर हम कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिएगा 2-3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल। The image formed by a concave mirror
formed by a concave mirror is seen to be virtual, comma, erect and larger than the object. Virtual, erect and larger. Virtual, erect and larger than the object. The image formed by a concave mirror is seen to be virtual, erect and larger than the object. Full stop. The position of the object must then be the position of the object must then be. चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट बताना है. फर्स्ट है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड है at the center of curvature. At the center of curvature. Third है beyond the center of curvature. Beyond the center of curvature. और फोर्थ है between the pole of the mirror and its focus. Between the pole of the mirror and its focus. बता दीजिए. फोर्थ है ना. Between the pole of the mirror and its focus. Image formed by a concave mirror is seen to be virtual, erect and larger than the object. तो केस 1 ही तो ऐसा होता है जिसमें हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है. तो वो पहला केस है. तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. A concave mirror has a concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Full stop. Where should an object be placed? Where should an object A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Full stop. Where should an object be placed in front of this concave mirror? Where should an object be placed in front of this concave mirror? In front of this concave mirror, so as to obtain an image which is which is real, inverted and same size as the object. Which is real, inverted and same size as the
ऑब्जेक्ट ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर? तो याद करिएगा कि हमने जो 6 केसेस देखे थे कॉन्केव मिरर में, 20 होगा ना, बराबर 20। तो ये हमारा पोल हो गया, फोकस इस तरफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ये जानते हैं कि अगर मेरे को सेम साइज़ की इमेज चाहिए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उतने ही साइज़ की इमेज बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो ये ऐसा हमने केस लिया था ये वाला कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? ए बी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये टकरा के कहाँ से गुजरती है? फोकस से। ये ऐसे फोकस से गुजरी, ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट को हम जानबूझकर फोकस से गुजार देते हैं ऐसे। फोकस से जो रे ऑफ लाइट गुजरती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है मिरर से टकराने के बाद। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो आप देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि ये ए डैश और बी डैश। जो हमारा इमेज है वो इमेज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं जानता हूँ फोकल लेंथ का डबल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो अगर ये 10 है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा इमेज ऑफ सेम साइज as the object, image of same size as the object will be formed, image of same size as the object will be formed at C, that is at 2 into F, मतलब 2 into 10 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। समझ गए? क्लियर है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नोट करिएगा, इसमें है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, A है 8 centimeter, B है 15 centimeter, C है 20 centimeter और D है 25 centimeter। Which position of the object will produce?
position of the object will produce first है a diminished real image, second है a magnified real image, थर्ड है a magnified virtual image, और फोर्थ है an image of the same size as the object. An image of the same size as the object. ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये जो कॉनकेव मिरर दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर. तो मैं पहले कॉनकेव मिरर, उसका फोकस, ये दोनों चीज़ें बनाऊंगा. उसके बाद देखूंगा क्या क्या उन्होंने दिया है और क्या क्या ये पूछ रहे हैं. तो ये कॉनकेव मिरर हो गया. पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ. ये पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमने ये देखा था, सबसे पहले ये दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 8 सेंटीमीटर का मतलब ये है बेटा 10 सेंटीमीटर. यहाँ से हमने स्टार्ट करा, 0 से मेजर करते करते हम 10 सेंटीमीटर पर पहुँचे. तो 8 तो 10 से कम है ना, 8 तो 10 से कम है. तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पर. ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर होगा. तो जब ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट जब 8 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज कैसी बनेगी? पोल और फोकस के बीच वाली इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर. ठीक है, ये होता है ना पहला वाला केस. तो जरा देख रहे हैं चारों में से कौन सा मिलता जुलता है? मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज. तो इसका मतलब ये थर्ड वाला तो मैच करेगा ए वाली पोजीशन को. थर्ड वाला तो ए वाली पोजीशन को मैच करेगा. फिर जरा बी देखते हैं. बी में ये क्या बोल रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर. तो भाई पोल से फोकस तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का 20 है. तो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ पूरा ही 20. तो 10 और 20 के बीच में ही तो 15 लाई करेगा. 15 कहाँ लाई करेगा? 10 और 20 के बीच में. तो पहला केस याद करेंगे, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज बनती थी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर. ये बनता था. दूसरा देखिएगा, और याद कैसे रखते हैं? याद हम रखते हैं PNS, पोजीशन नेचर साइज को. अगर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके फोकस पर रख देते हैं, तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती कहाँ पर है? पोजीशन कहाँ पर होती है? इन्फिनिटी पर. इमेज बनती है इन्फिनिटी पर. नेचर कैसा होता है? पहले केस को छोड़कर सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है. तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगी. और तीसरा होता है साइज हाईली एनलार्ज्ड. लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो अगला केस चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड छोड़ दो, थर्ड केस. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 15 सेंटीमीटर 10 और 20 के बीच में लाई करेगा. समझ गए? तो ये वाले में क्या होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? पोजीशन पहले तो ये है कि वो इन्फिनिटी पर बन रही थी, तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगी, यानी कि बियॉन्ड सी.
वो बन रही थी हाईली एनलार्ज, तो अब साइज धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, अब होगी एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी, ये बनती है, ये पोजीशन होती है। तो एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड हो गया, सेकंड से मैच कर रहा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इस केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज बनती है, तो इसका मतलब सेकंड वाला इससे मैच कर रहा है, तो बी मैच करेगा सेकंड के साथ, सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए 20 सेंटीमीटर, भाई 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखती है ऑब्जेक्ट, ये तो सबसे आसान है। यहाँ पर जो हमारी इमेज है, इमेज उतने ही साइज की बनती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो एंड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो सी इज मैचिंग विद फोर्थ। लास्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना, तो फर्स्ट बचा तो लास्ट वाला तो फर्स्ट से मैच करेगा, ठीक है, सोच रहे हो। चलिए फिर भी देख लीजिए क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड सी। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर भेजता जाता हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज नज़दीक आती चली जाती है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसे बनेगी, छोटी बनेगी, तो डिविडेड रियल इमेज, तो फर्स्ट। तो याद रखिएगा ये जो 6 के 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? ऑनलाइन बताया भाई, सिमर क्लियर है? ठीक है, चले चलिए जी अगला नोट करें आप, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। नहीं नहीं, रूल्स तो 4 हैं, जो इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं ना वो 2 हैं बस। रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to the principal axis a ray of light which is a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection. After रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल होती है ना रे ऑफ लाइट, तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा था अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। याद है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होना और फोकस से गुजरना, इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन टूट नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो रिलेशन आ ही जाएगा सामने। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कॉनकेव के जस्ट उल्टी होती है। क्या? कॉनकेव मिरर कितनी भी लाइट रेज होगी उनको एक जगह लाकर इकट्ठा करेगा,
कन्वर्ज कर देता है ना, कॉनकेव एक जगह इकट्ठा कर देता है, और जो कॉन्वेक्स है वो क्या करता है, फैला देता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है। तो देखिएगा अब मैं कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, और आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि भाई इसका फोकस इस तरफ होता है। क्यों? कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड में होता है। क्यों? क्योंकि फोकस बनेगा कहाँ पर, जहाँ पर कर्व कंप्लीट होगा। भाई अगर मैं इस कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे कंप्लीट करके स्फीयर बनाने लगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर होगा ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है वही फोकस होता है। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा, फोकस जो है वो हमेशा राइट में होगा। जो चीज़ राइट में होती है, जब मैं उसको मेज़र करता हूँ तो वो लेंथ क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो कॉनकेव का जब मैं फोकल लेंथ ले रहा था तो वो हमेशा नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि कॉनकेव का फोकस कहाँ पर होता है, देखिए लेफ्ट साइड में। तो पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर करे जाते हैं। तो अगर लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और राइट में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स जब भी आएगा तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव जब भी आएगा कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने इसको कंप्लीट करा था, बाकी हटा लीजिए इसको, कि कॉन्वेक्स जो होगा उसका फोकस कहाँ पर होगा, राइट साइड में। पहला रूल क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो टकरा के इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। समझ गए? वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ये टकराती थी, फोकस इधर होता था, टकराती इधर फोकस से गुजर जाती थी। यहाँ पर क्या, फोकस इस तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। आती नहीं है फोकस से, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा नोट करें, समझ गए? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना और फोकस से गुजरना, इन दोनों में रिलेशन है। फोकस से गुजर नहीं रही है तो ऐसा एहसास करा रही है कि नहीं मैं फोकस से ही आ रही हूँ, आ नहीं रही वहाँ से। ठीक है, तो उसको अलाइन करोगे तो वो फोकस से मिलती हुई नजर आएगी। चलिए जी, रूल 2। Rule 2. A ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror going towards the center of curvature a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path. हमने कॉन्केव मिरर में जो चीज़ देखी थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। मान लीजिए एकदम तो फोकस है और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, मतलब अप्रोच कर रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जा तो पाएगी नहीं, लेकिन क्या है कि अप्रोच कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच कर रही है, अलाइन कर रही है, तो मिरर से टकराकर उसी रास्ते वापस लौट जाएंगे। वही जो कॉन्केव मिरर में था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो मिरर से टकराने के बाद जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर नहीं पाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, पॉलिश हो रखी है वहाँ पर, तो वो पीछे जा नहीं पाएगी। तो रे ऑफ लाइट विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिधर जाना चाह रही है उधर से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है,
तो ये रूल नंबर 2 हुआ। इसके बाद रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जैसा वहाँ पर था ना, इसका रूल नंबर 1 का जस्ट उल्टा, कि रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी। उल्टा था ना, कि रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजर रही है वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा था, वही उल्टा काम यहाँ पर भी करना। क्या देखिएगा, a ray of light going towards the focus of a convex mirror going towards the focus of a convex mirror, going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, तो फोकस तक पहुंच तो पाएगी नहीं, मिरर से टकराती प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वही काम है जो कि इसमें था। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। एक रे ऑफ लाइट जो फोकस तक पहुंचना चाह रही है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तीसरा रूल हो गया। समझ में आ गए तीनों रूल? ठीक है। दूसरा तो बेहद आसान है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करना चाहेगी, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। जो फोकस को अप्रोच कर रही है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीन रूल हो गए। चौथा वही जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों बराबर होते हैं। रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror सर ये वाला जो सीधा लास्ट के इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल ये है। हाँ वही बात है, सेम। एक मेनू है, एक मेनू है आखिरी। चार ray of light which is incident, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back at the pole of a convex mirror at the pole of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. Is reflected back, making the same angle with the principal axis.
पोल हो गया, कोई रे ऑफ लाइट आकर सीधा पोल पर ही स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही है ना थीटा, ये एग्जैक्टली इसी एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। कोई रे ऑफ लाइट जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी, अगर वो पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल पर वो पोल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होकर लौट भी जाएगी। ये 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स के बाद में आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। उसमें कोई होते हैं, हाँ उसके कोई होते हैं। हाँ, दो ही तो। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ देखनी होगी कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे केसेस थे। कॉनकेव मिरर के केस में मैं ये देखता था कि इधर फोकस होता था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो हम ये कहते थे एक बार ऑब्जेक्ट को रख दिया पी और एफ के बीच में, सेकंड केस ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, थर्ड केस ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और सी के बीच में, फोर्थ केस ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर, फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी, और सिक्स्थ केस ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें तो यहाँ पर ना तो फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन कैसे असाइन करूँ? तो सीधा सीधा ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो। तो एक केस तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पहला केस। दूसरा केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, खत्म। 2 ही केस करने हैं कॉन्वेक्स मिरर। वहाँ पर 6 केसेस थे, यहाँ पर केवल 2 केसेस हैं, समझ रहे हैं। और जो वो पोजीशन, नेचर और साइज वाला था ना, जो हमको इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन, जो इमेज बनती थी उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, वो भी याद रखने में कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। चलिए जी, केस नंबर 1 करें यहाँ पर। केस फर्स्ट, when the object is placed anywhere between pole and infinity, when the object is placed anywhere between pole and infinity, तो देखिएगा जरा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहीं भी रखो, चलिए यहाँ रख लियो ए और बी। तो हम तो वही 2 रूल्स याद रखते हैं। पहला रूल क्या है कि इसमें से ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, हम तो केवल 2 लेकर चलेंगे। एक कौन सी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे गई, इससे टकराकर डाइवर्ज हो गई एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये हो गया पहली रे ऑफ लाइट। अभी दूसरी रे ऑफ लाइट को ऐसा करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते लौट भी आएगी।
तो आप ये देखें कि रिफ्लेक्टेड रे एक तो इधर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, इनको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, ये इधर कहीं पर मिलेंगी नहीं, है ना, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट देखिए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है और एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे 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 जा रही हैं और इस तरफ मिरर के पीछे मुझे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर कर रही है, ये यहाँ पर कर रही है इंटरसेक्ट। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारी इमेज यही बन जाएगी, डॉटेड बनाए, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज डॉटेड इमेज बनाते हैं क्योंकि वो नकली होती है, नकली मतलब वर्चुअल, ए डैश बी डैश, समझ में आ गया कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर बन गया ए डैश बी डैश। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म will be सबसे पहले क्या देखते हैं, पोजीशन बताइए कहाँ पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। सबसे पहले तो ये कि वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। सेकंड नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद साइज बता दो, कैसा लग रहा है देखने में, ये छोटा, इसका मतलब डिमिनिश्ड। ये तो पहला केस हुआ। अब दूसरा केस क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को और तो कोई जगह बची नहीं है, अब तो ऑब्जेक्ट को सीधा इन्फिनिटी पर भेज दीजिए। When the object is placed at infinity। अच्छा, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वो दिखाई तो देगा नहीं। जब वो दिखाई नहीं देगा तो उसको रखा हुआ कहाँ दिखाई देंगे, वो तो हमको दिखाई देगा नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसा कि कॉनकेव के केस में करा था। सेम काम यहाँ पर भी होगा। ये जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ लिख लीजिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जब इमेज इन्फिनिटी पर होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल जाती हैं। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इंसिडेंट रेज पैरेलल आएंगी, तो ये इंसिडेंट रेज पैरेलल आ गई। तो जब पैरेलल आएगी रे ऑफ लाइट वो इस तरह से डाइवर्ट होगी एज इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये यहाँ पर मिल गई, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुई जैसे कि ये फोकस से आ रही हो, तो दोनों यहाँ पर मिल रही। तो ये दो रेज ऑफ लाइट एक डॉट बना रही हैं, छोटे से पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जब एक छोटी सी पॉइंट साइज इमेज बनती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो ये हमारी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन वही पोजीशन नेचर साइज, तो इमेज फॉर्म विल बी पोजीशन उसकी क्या होगी, कहाँ बन रही है, वही फोकस पर बन रही है, विल बी एट फोकस। तो ये तो आपकी बन गई फोकस पर। दूसरा नेचर क्या होगा, जो भी मिरर के पीछे की तरफ बन रही है इमेज वो वर्चुअल और इनेक्टिव बनेगी। तो सेकंड लिखेंगे
थर्ड बड़ा साइज बता दो इसका, हाईली डिमिनिश्ड। अगर कहीं एग्जाम में लिखा हुआ है ना पॉइंट साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड को ही पॉइंट साइज भी बोलते हैं। मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहीं पर भी होगी तो आपको इमेज का साइज कितना लेना है, 0 लेना है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी है कि उसका साइज कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये 2 केसेस हुए। अच्छा, जैसे हमने करा था ना वहाँ पर साइन कन्वेंशन करा था, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी वही है जो कॉन्केव मिरर में करा था कि पोल से सारे डिस्टेंसेस जो लेफ्ट की तरफ मेजर करे जाएंगे वो नेगेटिव, जो राइट की तरफ मेजर करे जाएंगे वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो चीज़ मेजर करी जाएगी वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो मेजर करी जाएगी वो नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है। मिरर फार्मूला जो हमने मिरर फार्मूला लिखा था वो फार्मूला ऐसा तो नहीं था कि कॉनकेव मिरर फार्मूला हो, सिर्फ मिरर फार्मूला ही था उसका नाम। तो इसका मतलब वो मिरर के लिए था, तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के लिए फार्मूला सेम यूज होगा, 1/v + 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन क्या था, 2 फार्मूले थे मैग्नीफिकेशन के, m = -v/u या फिर m = h2/h1। h2 क्या था, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि इस पर जब केसेस ही 2 हैं तो न्यूमेरिकल कोई बहुत भयंकर वैरायटी वाले तो बनने नहीं वाले, कोई 1-2 न्यूमेरिकल इसके होंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, नोट करिए। एक न्यूमेरिकल नोट करें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Is placed at a distance of 10 centimeter from a placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. Find the nature, position and size of the image. Nature, position find the nature, position and size of the image. जैसे कॉन्वेक्स मिरर दिखाई दे ना, नेचर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनेगा। ठीक है, साइज़ जो है डिमिनिटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने 5 सेंटीमीटर हाई बोला है ना, तो इसका मतलब आपसे h2 पूछा जा रहा है। जब 10 सेंटीमीटर दे रखा है तब इन्फिनिटी वगैरह है नहीं, तो केस 1 लगेगा, एक ही केस लगेगा बस। इसलिए केस 1 करेंगे बस तो करो ना। अब देखिए इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हाइट, तो यानी कि h1। भाई ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो प्लस का 5 सेंटीमीटर ही होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस
10 सेंटीमीटर तो -10 है, और वो बोल रहे हैं ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया R/2, तो ये क्या हो गया 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस लिख देना और ब्रैकेट में लिखना सिंस इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। U आ गया, F आ गया बाई मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15। प्लस माइनस तो माइनस होता है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 1/V इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/10। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाएगा -1/10, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1/10। 15 और 10 का एलसीएम बोलो 30। 15 2s are 30 and 2 1s are 2 plus 10 3s are 30 and 3 1s are 3। 2 plus 3 5/30। 5 1s are 5, 5 6s are 30। 1/V is equal to 1/6 प्लस का 6 सेंटीमीटर। ये पोजीशन हो गया, ठीक है। नेचर मुझे पता ही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा, तो पूछ रहे साइज और बता दो। चलो साइज भी बता देते हैं। m इज इक्वल टू होता है -V/U और m इज इक्वल टू होता है H2/H1 भी होता है। चलिए जी, तो मैग्नीफिकेशन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इन दोनों को यूज कर लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा -V/U इज इक्वल टू H2/H1। तो माइनस V कितना है 6 अपॉन U कितना है -10। H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है और H1 कितना है 5। माइनस से माइनस कट गया, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 1s are 5, कैंसिल आउट हो गया। H2 5 3 आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसी बनी, छोटी बनी। देख लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर था, है ना। 5 सेंटीमीटर हाइट थी ऑब्जेक्ट की, और ये कितना हो गया, ये घटकर 3 सेंटीमीटर रह गई इमेज। तो इमेज हमारी छोटी बनी इस केस में। सर बस इधर डिमिनिश लिख दे बिना सॉल्व करे तो। अरे नहीं नहीं, वैल्यू दे रखी है तो आंसर निकालना। सर मैं वही क्या स्टार्टिंग में निकालना जरूरी है। हाँ हाँ, मुझे भूल क्यों रहे हो, निकालना जरूरी है। चलिए जी, इतना करते हैं, बाकी फिर रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्ट।